बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट को लेके। 17 साल पहले ये ब्लास्ट हुआ। इसके अंदर 6 लोगों की मौत हुई, तमाम सारे लोग घायल हुए। और जब इसकी लंबी एनआईए ने इसकी पूरी तहकीकात की, लगातार केस चलता रहा और आखिरी में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। 2 आरोपी ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो फरार हैं, और उनके बारे में कुछ अखबारों में ये भी खबरें हैं कि उनको पहले ही जो है लिक्विडेट कर दिया गया है। संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांगरा। कुल मिलाकर के कौन अपराधी है नहीं है, कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, एनआईए ने। सरकार अपील करेगी या नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये आरोपी नहीं थे तो फिर किसने ब्लास्ट किया? तो ये शो करता है इस सरकार की मेंटेलिटी, इस सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो किस तरह से अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे चलती हैं, एंड समटाइम्स जुडिशरी भी किस तरह से इनके पक्ष में खड़ी होती है। तो ये असल में फेल्योर ऑफ द डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम है, फेल्योर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है जो जी, आपने गंभीर आपने जो उदाहरण भी जो दोनों दिए हैं उससे भी पता चलता है, और आरोप भी आपके बहुत गंभीर हैं। मैं अभी हमारे बीच में सुरेश खैरनार जी आ चुके हैं, राष्ट्र सेवा दल के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, और मालेगांव ब्लास्ट के एक एक्सपर्ट के तौर पर देश और दुनिया इनको मानती है, क्योंकि उन्होंने अध्ययन बहुत किया है। और वो अध्ययन का पूरा खुलासा प्रज्ञा ठाकुर का जब चुनाव था तब भोपाल के अंदर आपने कर दिया था। इसके बावजूद भी जो है उनका चुनाव का जो नतीजा है वो आपके सामने है। वो सांसद रही, संसद के अंदर रही। उनकी बात मैं लूँ उसके पहले मैं डॉक्टर खैनार साहब आपके पास में आता हूँ। आप इस इशू के ऊपर काफी वोकल रहे हैं। अब इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, और इसके फैसले के आगे क्या, और ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एनआईए ने तो अपना काम कर दिया। अब इसके आगे जस्टिस की, मतलब वो जो 6 लोग मारे गए थे या जो लोग घायल हुए थे, उनके हत्या का, उनके ब्लास्ट का कौन जिम्मेदार था, ये तो कुछ बात आई नहीं। तो उन्हें जस्टिस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या होगा, इसके ऊपर भी चाहूंगा आपकी टिप्पणी। डॉक्टर खैरनार, अनम्यूट कर लीजिए। कोइंसिडेंटली आपने तो शायद भोपाल में भी मेरे को देखा है, मेरे पास में मालेगांव केस के पूरी फाइल थी। फाइल लेकर ही मैं मीडिया के सामने मुखातिब हो रहा था। अभी भी फाइल है, लेकिन 13,000 पन्ने लेकर बात करना कोई ठीक नहीं रहेगा, आपका समय की भी सीमा है। लेकिन वो जो केस पेपर मैंने देखे हैं जो हेमंत गडकरी जी ने कोर्ट में सबमिट किए थे इस केस के सिलसिले के, हेमंत गडकरी जी जब इस इन्वेस्टिगेशन में लगे और इसमें से एक एवेन्यू खुलते गए, जो कि समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ और दुनिया भर के क्या क्या और इंसिडेंट्स आते गए इसमें, तो हेमंत गडकरी को गो स्लो या आगे मत बढ़ो यहां तक कहने की हिमाकत की है उस समय के विरोधी संसद के नेता जो थे लाल कृष्ण आडवाणी। यहां तक कि उन्होंने खत लिखा है तत्कालीन पीएम को कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ में जेल में ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा, वैसा वैसा। और भोपाल में तो उनको टिकट जब दे दिया 2019 में, जो कि वो इस केस की, भले वो कल सो कॉल एक्विटेड कर दिया होगा, लेकिन भोपाल के समय तो वो गुनहगार थी। भोपाल के समय तो वो बाकायदा मालेगांव केस की वो एक सबसे मेन एक्यूज थी। और डॉक्टर राम पुनियानी को सुनते हुए मुझे याद आया, हेमंत गडकरी ने मोटरसाइकिल के कारखाने में जाकर उस मोटरसाइकिल का जो चेसिस नंबर होता है, क्योंकि वो नष्ट कर दिया गया था जानबूझकर, लेकिन हेमंत गडकरी ने वो निकाला और वो अपने इस केस के पेपर में उन्होंने नक्की किया है। हेमंत गडकरी ने अभिनव भारत के भोपाल से लेके उज्जैन से लेके दुनिया भर के जगह जगह जहां जहां बैठकें हुई उसके जो प्रोसीडिंग्स है, कोइंसिडेंटली वो दयानंद पांडे जो अपने आपको शंकराचार्य भी कहता था 14वां या 13वां, उसके लैपटॉप के जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उनको उसने ट्रांसक्रिप्ट करके गडकरी जी ने वो सबमिट किए हैं। इसलिए वो 13,000 पन्ने का इतना बड़ा पुलिंदा बन गया है।
और ये सब चीजें कोर्ट में सबमिट करने के बावजूद शहीद हो गए वो 26/11 के इंसिडेंट्स में। लेकिन उन्होंने तो बहुत पक्का काम करके रखा हुआ था, कुछ भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो पूरा की पूरा केस पेपर कोइंसिडेंटली हमको मिल गया है डाउनलोड करके, हमने उसके हार्ड कॉपी जो बना के रखी हुई घर में। तो ये सब चीजें रहते हुए, और सबसे दुखद पक्ष यह है कि अभी तक तो शायद किसी ने भी पूरा फैसले का वो पढ़ा नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कल मैंने उनको ऑडियो वीडियो में सुना, भारत के गृह मंत्री कि भगवा आतंकवाद वाला जो जुमला इस्तेमाल किया गया था वो कैसा झूठ निकला है, जो कि महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य है कि आगे इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, जो कि 7/11 वाले लोगों को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, उनको चैलेंज किया है उनको एक्विटेट करने को लेके। लेकिन जिस ढंग से दोनों गृह मंत्री, एक राज्य का भी और एक देश का भी, सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखो कोई हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता, ये दोनों की भाषा लगभग सेम है। और इस ढंग से अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अगर ये मानस बनाते तो आगे क्या होगा? आपने मुझे आगे क्या होगा ये पूछा, तो आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक ये लोग सत्ता में महाराष्ट्र में और दिल्ली में हैं तब तक इसमें तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस महिला को लोकसभा का टिकट देकर लोकसभा के सदस्य बनाकर लोकसभा की सेंसिटिव कमिटीज की मेंबर बनाया, डिफेंस से लेके होम की कई कमिटीज में उनका नाम देखा हूं मैंने, तो ये सब चीजें जब कर दी गई है तो इनको कुछ भी करने का नहीं था। ये कर्नल पुरोहित लेफ्टिनेंट कर्नल था, ये आदमी एजुकेशन नहीं, आर्मी इंटेलिजेंस का कर्नल था ये, और आर्मी इंटेलिजेंस का आदमी अभिनव भारत की बैठकों में शामिल होता है। बैठकों में नहीं, ये सावरकर की पुत्रवधू को पुत्रवधू ही हिमानी सावरकर पुणे में एक होम्योपैथ प्रैक्टिशनर, वो कोई बहुत एक्टिविस्ट नहीं थी किसी भी चीज की, लेकिन पुरोहित ने उसको पकड़कर अभिनव भारत जो सावरकर ने बर्खास्त कर दिया था अपने जीवन काल में ही, और इसको रिवाइव किया, और ये अभिनव भारत बनाकर अभिनव भारत की बैठकों के प्रोसीडिंग जो हेमंत करकरे ने कोर्ट में जो रखे हुए उनसे उनके मुतालिक मैं बोल रहा हूँ, उसमें लिखा है कि भारत का संविधान हमें मंजूर नहीं है, उसमें लिखा है कि भारत का तिरंगा झंडा हमें मंजूर नहीं है, उसमें लिखा है कि हमको एक्साइल गवर्नमेंट की परमिशन और पत्र है इजराइल को, उस समय के जो भी प्रधानमंत्री रहे होंगे, और नेपाल का राजीव वीरेंद्र को जो कू करके आया हुआ था, और उनको एक्साइल गवर्नमेंट की परमिशन की खत लिखे हुए, जो खत नथी किए हुए हैं कोर्ट केस में। ये सब चीजें रहते हुए अभिनव भारत का ये पूरा जो कांड है, मालेगांव से लेके समझौता एक्सप्रेस से लेके अजमेर शरीफ से लेके मक्का मस्जिद से लेके लुम्बिनी पार्क से लेके गोकुल चाट से लेके बहुत लंबी फेहरिस्त है, और इसीलिए हेमंत करकरे को रोके जा रहे थे कि आप ज्यादा घुसे जा रहे हैं, आप ज्यादा घुसे जा रहे हैं। और ये चीजें जब पूरी मालेगांव की केस में रहते हुए, और जिसको वकील साहब ने नाम लिया नलिनी सालियन, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी। 2015 में इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद एनआईए का एक महाराष्ट्रियन ऑफिसर ने नलिनी को बोला गो स्लो, नलिनी मानी नहीं तो नलिनी को हटा दिया गया, और नलिनी की जगह पे मिरासी नाम का एक दूसरा लाया गया बंदा, और उसके बाद में लाहौटी, जिन्होंने अभी ये फैसला दिया है, लाहौटी यल नाम से एक जज थे, प्रजापति और सोहराबुद्दीन के हत्या के जज, तो ये भी बेचारे लाहौटी ही इनका नाम था, वो लोया थे। तो जिस ढंग से उस जज का जो हाल हुआ हमारे नागपुर में, हो सकता है कि लाहौटी साहब के ऊपर ये बहुत बड़ी तलवार लटक रही होगी, और इसलिए ये सब चीजों को अनदेखा करते हुए और करकरे साहब की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर सवाल उठाए इन्होंने सत्ता में आने के बाद में। पुरोहित के घर में जो आरडीएक्स मिले देवलाली के क्वार्टर में, उन्होंने कहा कि ये खुद हेमंत नहीं रखे हैं। उसके बाद में इन्होंने प्रज्ञा सिंह के बारे में जो भी बातें बताई बिल्कुल झूठ बताई, जो कि हेमंत करकरे ने इस ढंग का कुछ भी किया नहीं है। तो उसी समय से संकेत मिल रहे थे कि 2014 में सत्ता में आने के बाद में इन्होंने जो जो कुछ और काम किए हैं, खुद को एक्विटेड कर लेने का काम किया। उसके पहले नानावटी कमीशन में मैं 5 बार गया हूं मुकुल सिन्हा के साथ में। नानावटी किस ढंग से वो काम कर रही थी उसकी मैंने 5 बार बैठक, दिन भर सवेरे 11 बजे से जाके शाम को खत्म होने तक मैं बैठा हूँ 5 दिन। और वो मैंने मुकुल भाई को हंसते हुए कहा चाय पीते पीते,
मुकुल भाई आप क्यों समय जाया कर रहे? बोले क्यों सुरेश भाई? मैंने कहा नानावटी तो पूरा मन मना बैठा है मोदी को एक्विटेड करने के लिए। बोले मुझे भी मालूम है, मैं एक्विटेड की डेट बढ़ा रहा हूँ, बोले इसको पीएम बनने की जल्दी है, बोले तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेट आगे बढ़े। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के 2 या 3 दिन पहले मुकुल भाई की कैंसर से डेथ हो गई और ये बंदे ने मई महीने में शपथ ली है। क्योंकि उस दिन मैं और अरुंधति रॉय नागपुर में एक सभा कर रहे थे आतंकवाद के ऊपर, उसी में मुझे फिरोज मिठी बोरवाला ने एसएमएस भेजा कि मुकुल सिन्हा इज नो मोर। तो इस ढंग से इनके खुद के केसेस जो है अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के, ये कैसे डाइल्यूट किए गए, तो ये अपने लोगों के केसेस जो है, और पीछे जाता हूं मैं 48 का जो केस है गांधी हत्या का, उसे सावरकर को बचाने का कैसा संगठित प्रयास किया गया, वो इस बहाने भी मैं बताना चाहूंगा कि सावरकर के लिए कैसे कैसे लूप होल छोड़े गए जानबूझ के। और उसमें मुरारजी देसाई, उसमें तत्कालीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी रहा होगा XYZ, नगरवाला नाम का जो डीसीपी था, उसने मुरारजी भाई को हत्या के पहले 15-20 दिन पहले परमिशन मांगी थी। दैट टाइम मुरारजी वाज बॉम्बे प्रोविंस का होम मिनिस्टर थे, बीजी खेर के मुख्य, वो प्रधानमंत्री बोला जाता उस समय भी सब मुख्यमंत्रियों को। तो मुरारजी भाई को नगरवाला ने परमिशन मांगी एज ए होम मिनिस्टर। मुरारजी ने कहा कि खबरदार सावरकर को हाथ लगाया तो इस ढंग से सावरकर के बारे में द मैन हु किल्ड गांधी, ये जो मलगांवकर की किताब है, उसमें पूरा इन सब लोगों के करतूतों के बिल्स है, होटलों के, इनके फ्लाइट के टिकट्स है, इनके मराठी के पत्र व्यवहार है कि इनके किसके साथ क्या क्या किया। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में मौजूद रहने के बावजूद सुभाष बाबू के मृत्यु के ऊपर सवाल उठाते, दुनिया भर की मृत्यु पे सवाल उठाते, तो ये जो गांधी जी का है, जब यहां से ये शुरुआत होती है और कांग्रेस के जमाने में होती है। लेकिन हेमंत करके एक अपवादक ऑफिसर था जिसको ढूंढ ढूंढ कर इन लोगों ने लाया, वो नार्कोटिक्स का हेड था, उसको पकड़कर इन लोगों ने जानबूझकर उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है। हमारा दोस्त बैठा है ना सामने चश्मा लगा के, डॉक्टर राम पुनियानी ने ही मुझे वापसी का फ्लाइट का टिकट दिया है मालेगांव से बॉम्बे आने के बाद में। वो मालेगांव का पहला इन्वेस्टिगेशन का जो कुछ मेरा मुंह जबानी बात थी, मैंने रात को सोने के पहले राम से शेयर की है। तो वो पूरा मामला इतना संगीन था जिसको इन लोगों ने जब इस डाइल्यूट कर दिया, महात्मा गांधी की हत्या के केस में जब सावरकर को बरी कर दिया, नरेंद्र मोदी अमित शाह को खुद को जब एक्विटेड कर लिया है गुजरात के इतने बड़े कांड से, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा है कि नरेंद्र भाई आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। ये एक प्रधानमंत्री तत्कालीन, उन्होंने उनके मुंह पे बोला है अहमदाबाद दंगा देखने के बाद में। ये सब चीजों को देखते हुए और जुडिशियरी का मैं एक अंतिम कमेंट करना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया, हमारे अपने ही एक सेकुलर जज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे परिवार के हैं, सेवादल परिवार के हैं, उन्होंने खुद कहा कि कभी कभी मेजॉरिटी मूड भी देखना पड़ता है जजेस को। देश में मेजॉरिटी क्या है, मूड, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का मतलब भाड़ में गई संविधान, भाड़ में गया कानून, भाड़ में गया वो बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक। हमको मेजॉरिटी लोगों का मूड देखना पड़ता है और वो देखकर हमने जजमेंट जो दिया गया है। मतलब अगर हमारे जुडिशियरी का ये अगर हाल है, मेजॉरिटी इस पर अगर जजेस अगर जजमेंट देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी वर्तमान जुडिशियरी में, ठीक है वकील साहब ने कहा कि कुछ कुछ होप है, था ना, लोया एक होप था। लोया को 1 करोड़ से ज्यादा रकम, 100 करोड़ रुपया महाराष्ट्र का चीफ जस्टिस मेहता लेके गया था। ये मैं नहीं, निरंजन टकले ने 300 पन्ने की इन्वेस्टिगेशन की हुई किताब हु किल्ड लोया नाम की किताब में उसने लिखा हुआ है और उसने खुद कहा है, और मेहता अभी भी जिंदा है, मेहता ने निरंजन टकले के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। मेहता का नाम लेकर लिख रहा है कि मेहता लोया के घर गया और लोया को प्रेशर डाला कि तुम अमित शाह को एक्विटेड करो, लेकिन लोया माना नहीं और लोया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर हाल है तो मैं लाहौटी साहब के प्रति मैं सिंपैथेटिक हूं। किसी भी आदमी को अपने परिवार की, अपने बाल बच्चों की हिफाजत की उसकी अपनी एक मजबूरी होती है, मैं समझ सकता हूं। मैं बिल्कुल उनकी इंटीग्रिटी पे इसलिए नहीं डाउट करूंगा क्योंकि वर्तमान माहौल में
जब हमारे इतने बड़े खुददार जज चंद्रचूड़ साहब, बहुत होप थी उनसे, क्योंकि मेरा अपने इन्वेस्टिगेशन भीमा कोरेगांव का उन्होंने डिसेंट जजमेंट में पूरा की पूरा कोट किया है। अभी अभी डेथ हुई है चक्रवर्ती साहब की, सुमित चक्रवर्ती, उन्होंने खुद मेन स्ट्रीम में फोन करके मंगवाया था वो मेरा पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और वो शब्दशाह उन्होंने अपने जजमेंट में कोट किया। मुझे लगा कि यह आदमी चीफ जस्टिस बनने के बाद में वी विल होप सो, लेकिन इतना होपलेस निकला कि उनके ऊपर बोलना भी अभी मुझे लगता कि कोई मतलब नहीं है। तो ये जब चंद्रचूड़ जैसे इंटीग्रेटेड जज के बारे में ये मामला है, अभी हमारे गवई साहब है, हमारे नागपुर के, हमारे दोस्त के ही बेटे हैं, रासू गवई के साथ में हम अमरावती में उठे बैठे हैं, खाना खाए हैं, और उस घर का निकला हुआ ये जो अभी का जो चीफ जस्टिस है, वी विल होप सो। मुझे अभी तक उनके बारे में कोई डिसअपॉइंटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम होप कर सकते हैं। ये मामला महाराष्ट्र सरकार अगर नहीं ले जाती है तो मुझे नहीं मालूम, वकील साहब बता सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकती, क्या वो इस पर प्रश्न डाल सकते हैं? जा सकती है, सरकार का जो टोन है चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का, वो मुझे नहीं लग रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वकील साहब इस पर प्रश्न डाले। अगर हमारे जैसे थर्ड पार्टी के लोग, डॉक्टर राम पुनियानी, हम भी और भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर सुनीलम है, हम सभी लोग अगर ये पहल करें तो कि इसकी गुंजाइश है क्या, ये मेरी क्यूरियोसिटी आपसे पूछने की। श्रीवास्तव साहब, एक सेकंड में थोड़ा करेक्शन कर दूं क्या डॉक्टर सुनील, एक माइनर 2 सेकंड। जी जरूर। तो नलिनी सालियन नाम नहीं है उनका नाम है रोहिणी सालियन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अपने डिटेल इंटरव्यू में ये बहुत अच्छे से बताया कि मेरे ऊपर कैसे प्रेशर आया, और वो पूरा उसमें डट कर खड़ी रही कि मैं इस पर कुछ नहीं करूंगी। उनका नाम रोहिणी सालियन है, बस दैट्स ऑल। जी अच्छा किया आपने इसे करेक्ट किया। जी थैंक यू। जी श्रीवास्तव साहब, अरविंद जी थोड़ा। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, जो एग्रीव्ड पर्सन हैं वो जा सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, अभी तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा ना। ये तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जा सकते हैं, एग्रीव्ड पार्टी जा सकती है, कानून में उसका अधिकार है जाने का, कर सकते जी। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय हो गया है। मैं तो डॉक्टर सुरेश खैरनार जी से कहूंगा, क्योंकि आपने जो एक सिलसिलेवार जो पूरा बताया है, उससे तो ये पता चलता है कि जो भारत की जुडिशरी है वो सबवर्टेड रही है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड रही है सत्ता से, ये बात से निकल करके आती है। हम बहुजन संवाद में आपसे इसके ऊपर विस्तार से हम बात करना चाहेंगे। जो बिंदु आपने उठाए हैं उन्हीं के ऊपर हम आपसे बात करना चाहेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि समय क्योंकि पूरा हुआ, तो डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी की अंतिम टिप्पणी। सर, ये तो सीधी सी बात है, जो सामने सामने दिखाई पड़ रहा है, नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारी पूरी व्यवस्था साजिशों का पुलिंदा है, साजिशों का पिटारा है, साजिश दर साजिश। और जिस न्यायपालिका पर हम गर्व करते हैं, जिस जनतंत्र पर हम गर्व करते हैं, वो सब आज की तारीख में गर्द गुबार से भरा पड़ा है। और उसी का एक नमूना ये मालेगांव ब्लास्ट केस का यह तात्कालिक फैसला भी है। लेकिन हमें उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में भी इस पर फिर विचार होगा, इसकी फिर जांच होगी, और इसके अंदर के जो हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। जिनके साथ हादसा हुआ था उनको न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमें आज की तारीख में भी अपने जनतंत्र पर और अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश खैरनार जी, डॉक्टर राम पुनियानी जी और सीनियर एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव जी, तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों से अपील कि इस